नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आरएस सब इंस्पेक्टर स्कूल लेक्चर एवं तमाम अन्य आरपीएससी एग्जाम्स जो हैं, अगर उनकी तैयारी आप कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए हैं। तो रेगुलर अपनी निरंतरता बनाए रखें और इन करंट अफेयर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं 4 अप्रैल 2021 के हमारे इस अंक की पहले प्रश्न के साथ। तो लगातार पूरे विश्व भर में कोरोना का संकट देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में हाल ही में एक देश द्वारा कोरोना के पहले पशु टीके, जिसको नाम दिया गया है कॉर्निवेक को, उसका पंजीकरण किया गया है। तो चूँकि एक जूनोटिक डिजीज़ है, पशुओं से वायरस जो है फैलने वाली बीमारी है, और ऐसे में पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिए पशुओं के लिए भी एक टीका बनाने की बात यहाँ पर की गई है। तो रूस द्वारा इस टीके कॉर्निवेक को का पंजीकरण हाल ही में किया गया। तो नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले पशु टीके का नाम कॉर्निवेक को रखा गया है, जिसकी घोषणा रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसकोजनेस्डोर द्वारा की गई। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार इस टीके के उपयोग से पशुओं में जो वायरस का म्यूटेशन अर्थात जो उत्परिवर्तन है उसको रोका जा सकता है। ये टीका जानवरों में कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र उत्पाद है। परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि टीका हानि रहित और इम्यूनोजेनिक है, क्योंकि सभी टीकाकृत जानवरों ने 100% मामलों में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ को विकसित कर लिया है। कॉर्निवेक कोव के नैदानिक परीक्षण अक्टूबर 2020 में शुरू हुए। क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं, और परीक्षण में बिल्लियों, मिंक, कुत्ते, लोमड़ी, आर्कटिक लोमड़ी जैसे जानवरों को सम्मिलित भी किया गया है। तो उम्मीद है कि इससे कम से कम जानवरों से जो मनुष्यों में होने वाला प्रसार है उसको रोकने में भी मदद मिल पाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगातार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पूरे देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो हमने 100 गीगावाट रखा है, जो केवल मात्र आपके जितना भी सोलर एनर्जी है उससे प्राप्त करना है। और इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सोलर संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। विभिन्न प्रकार के जलाशयों में भी देश भर में ऐसे सोलर संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, और 100 मेगावाट का पहला भारत का 13वां अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में रामागुंडम नामक स्थान पर इस मेगावाट की स्थापना की जा रही है। यह सौर परियोजना राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन अर्थात एनटीपीसी द्वारा की जा रही है। लगभग 423 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है, जिसमें 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स का प्रयोग किया जाएगा। यह सौर पैनल जलाशय के 450 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा, और भविष्य में इसका और विस्तार भी किया जा सकता है। एनटीपीसी की फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है और इसकी क्षमता के 30% तक हरित उत्पादन में तेजी लाना है। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जो है, इनको स्थापित करने के लिए पानी के विशाल जलाशयों की आवश्यकता होती है। हालांकि इसकी स्थापना सोलर के जो धरातल पर स्थापित होने वाले संयंत्र होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे स्थापित करना अवसंरचनात्मक रूप से थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरी ओर इसके लाभ भी हैं कि इस प्रकार के जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं उनको जो पानी जिस तरह से ऊष्मा का जो शोषण करता है उसके माध्यम से कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर इनको मिल पाता है, जिससे जो है ज़्यादा मात्रा में विद्युत का उत्पादन भी हो पाता है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं, तो दोनों पर ही मैंने बात यहाँ पर की है। निम्नलिखित में से किस एक महिला खिलाड़ी ने मियामी टेनिस ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया? बहुत दिनों से ये चर्चा में था टूर्नामेंट, और हाल ही में इसकी समाप्ति हुई जब महिला वर्ग में एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, उन्होंने बियांका एंड्रीस्क्यू को हरा करके इस खिताब को रिटेन किया, इसे बनाए रखा है। तो दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी हैं, और उन्होंने अपने मियामी जो ओपन का खिताब है उसे बरकरार रखा है। 2019 में भी एशले बार्टी ने खिताब जीता था, और 2020 में कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया की बार्टी ने एंड्रीस्क्यू के दाहिने के टखने में चोट के कारण जब वो रिटायर हो गई, उसके बाद 6-3, 4-0 से जीत हासिल की। बार्टी ने
WTA टूर पर 11 एकल खिताब और 10 युगल खिताब जीते हैं, जिसमें 2019 के फ्रेंच ओपन में एक ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 2018 US ओपन में पार्टनर काको वाडेवेगे के साथ एक ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी सम्मिलित है। एशले बार्टी ने फरवरी 2021 में यरला वैली क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता था, जो इस वर्ष के लिए उनका पहला खिताब माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जो भारतीय सेना है, इंडियन मिलिट्री जो है, उसके द्वारा मिलिट्री फॉर्म्स को बंद कर दिया गया। वर्तमान में संचालित 130 से अधिक मिलिट्री फॉर्म्स को एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान बंद किया गया है। इनको बंद करने के पीछे उद्देश्य है मिलिट्री फॉर्म्स की रखरखाव में होने वाली अतिरिक्त लागत को कम करना। 1889 में इन मिलिट्री फॉर्म्स की स्थापना की गई थी ताकि हमारे सैनिकों को उच्च गुणवत्ता युक्त डेयरी उत्पादों की उपलब्धता कराई जा सके। क्योंकि उस समय जितने भी जो सैन्य शिविर होते थे उन्हें आबादी से दूरस्थ स्थानों पर लगाया जाता था। ऐसे में इन्हीं जो छावनी क्षेत्र होते थे उनके पास में मिलिट्री फॉर्म्स की स्थापना की जाती थी, जहाँ से उच्च गुणवत्ता युक्त दूध और घास की सप्लाई की जाती थी। तो भारतीय सेना ने 132 साल पुराने 130 मिलिट्री फॉर्म्स को बंद कर दिया है। 31 मार्च से मिलिट्री फॉर्म्स की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई, जब पहला मिलिट्री फॉर्म इलाहाबाद में 1 फरवरी 1819 में खोला गया। सेना के कैंप शहरों के बाहरी इलाकों में होते थे और दूध सप्लाई का कोई आसान तरीका नहीं होने की वजह से मिलिट्री फॉर्म्स बनाए गए ताकि सेना के जानवरों को ताज़ा दूध मिल सके। वर्तमान में केवल ये दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर ही अपनी सेवा दे रहे थे, जिसमें भी अब धीरे धीरे जो पैक्ड दूध होता है उसकी सप्लाई होने के साथ ही उसमें कमी आ रही है। तो सेना को मिलिट्री फॉर्म से होने वाले दूध की सप्लाई घटकर 14% ही रह गई है और इसके साथ उस पर खर्च भी काफ़ी अधिक हो रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब जो है मिलिट्री फॉर्म्स को समाप्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है, क्योंकि सरकार कॉम्बेटिंग जितने भी यूनिट्स हैं उनको बनाए रखने और उनको और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है और अतिरिक्त खर्चों को कम करने का बेहतरीन विकल्प यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। अगला प्रश्न भी सेना से जुड़ा है। आपको सही कथन चुनना है। हाल ही में ऑपरेशन वज्र प्रहार का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। ये एक सही कथन है। यह अभ्यास भारत एवं रूस की संयुक्त सेनाओं के मध्य होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ऑपरेशन वज्र प्रहार का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच होता है। रूस के साथ ऑपरेशन इंद्र जो है उसका आयोजन किया जाता है। तो आंसर केवल एक होगा। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जो आपकी विशेष सैन्य बल हैं उनके बीच में किया जाता है। ये 11वां संस्करण था, जिसका उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे को अनुभव साझा करना रहा है। अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में होता है। अगर बात करें 10वें संस्करण की, तो 2019 में सिएटल USA में इसको आयोजन किया गया था। अगर इससे पहले अन्य ऐसे विभिन्न प्रकार के अभ्यासों की बात करें, तो राजस्थान के बीकानेर में हाल ही में भारत और अमेरिका का 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, उसका आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। जबकि इससे पहले मार्च 2021 में भी भारत और अमेरिका की नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय पासेक्स युद्धाभ्यास भी आयोजित किया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले चर्चा की है। तो ये है दोस्तों आज के 5 प्रमुख करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। इन्हीं करंट अफेयर्स को PDF फॉर्म में आपको RS जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराया जाता है, तो आज ही आप वहाँ से हमारे पिछले जितने भी एडिशन हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नया एडिशन है मार्च का, वो भी जल्दी आपको अवेलेबल होगा बाईलिंगुअल। तो बने रहें हमारे साथ, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।